नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास से हम रेशो का अंत करते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है ये रेशो की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम रेशो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि विविध सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। मैंने अब तक टोटल 22 क्लास अपलोड की YouTube पर और आज की जो क्लास होगी ये 23वीं क्लास होगी। इन टोटल 23 क्लास में अब तक का हमने जितना भी पढ़ाया उसमें मैंने सभी टाइप को कवर किया। मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया और टॉप लेवल तक मैंने ख़त्म कर दिया। जो भी बच्चा इन सभी क्लास को अच्छे से पढ़ लेगा उसको अपने जीवन में दोबारा से रेशो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ा रेशो में। जितने भी टाइप है या जितने भी कुछ अलग क्वेश्चन है जो विविध सवालों में ले लूंगा आज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को शुरू। और भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 181 से। देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 14,400 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले और बी को सी से चौगुना मिले तथा सी को डी से ड्योड़ा मिले। ड्योड़ा का मतलब क्या होता है? ड्योड़ा का मतलब होता है 1.5 गुना। ठीक है, ड्योड़ा मिले। तो ए का हिस्सा क्या है? तो आपसे क्वेश्चन में ए का हिस्सा पूछना चाहता है एग्जामिनर। ठीक है, समझिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि 14,400 रुपए को किसमें बांटना है? ए, बी, सी और डी में। इस प्रकार बांटना है कि ए तथा बी को मिलाकर, यानी कि क्वेश्चन में ए तथा बी को मिलाकर बात की गई है कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना मिले। सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना मिले। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा कोशिश ये करो कि जैसे जैसे लैंग्वेज में कहा गया वैसा वैसा आप काम करते चले जाओ। ठीक है, तो 50% काम तो तुम्हारा तभी हो जाएगा, 50% क्वेश्चन तो आपका तभी सॉल्व हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो 50% काम बचता है केवल सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना। ठीक है भाई, तो समझो। तो ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना मिले। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर सी तथा डी को अगर 1 यूनिट मिलता है तो इसका 3 गुना मिलेगा ए और बी को। कितना मिलेगा? 3 गुना। तो यानी कि ए प्लस बी और सी प्लस डी में जो रेशियो बनता है वो 3:1 का दिया गया है। क्वेश्चन में कहा ना कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना मिले, कि ए प्लस बी को सी प्लस डी का 3 गुना मिलता है। ठीक है भाई, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी को सी से चौगुना मिले तथा सी को डी से ड्योड़ा मिले। क्वेश्चन में कहा गया कि जो बी है, सी है और डी है, कि बी को सी से कितना मिले? 4 गुना। बी को सी से 4 गुना मिले तथा सी को डी से ड्योड़ा मिले। अब देखना सुनो, क्वेश्चन में कहा गया कि बी को तो मिलना चाहिए सी से 4 गुना, जबकि सी को मिलना चाहिए डी से ड्योड़ा। ड्योड़ा का मतलब क्या बताया? 1.5 गुना। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1.5 गुना अगर इसको मिलता है, अगर डी को 1 यूनिट मिलता है, अगर डी को 1 यूनिट मिलता है तो इसको कितना मिलना है? 1.5 गुना मिलना है। 1.5 गुना मतलब 3/2। भाई 3/2 का मतलब ही तो 1.5 होगा। अगर डी को 1 यूनिट मिलता है तो सी को कितना मिलेगा? 1.5 मिलेगा, यानी कि 3/2 मिलेगा। यानी कि अगर मैं इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या रेशियो 3:2 का नहीं हो जाएगा? है भाई, क्या रेशियो 3:2 का नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन में कहा गया कि सी को डी से ड्योड़ा मिले। आप समझना इस बात को, सी को डी से ड्योड़ा मिले। आप मुझे बताओ जो सी का धन है वो डी के रेस्पेक्ट में कितना गुना है? आप कहोगे सर सी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सी के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो सी का जो धन होगा वो डी के रेस्पेक्ट में 3/2 गुना होगा। 3/2 गुना का मतलब क्या है? ड्योड़ा। मैंने आपको बताया था कि रेशियो का मतलब 2 चीजों में कंपेयर करना ही तो होता है, 2 चीजों में कंपेयर करना है। भाई ये सी है और ये डी है, ये 3:2 का रेशियो है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ सी को कितना मिला? आप कहोगे सर सी को डी के रेस्पेक्ट में कितना गुना मिला? आप कहोगे सर
3/2 गुना मिला। कितना मिला? 3/2 गुना। तभी तो सी को डेढ़ा मिला डी का। क्लियर हुई बात यहां तक? अब समझिए, सी को डी की रेस्पेक्ट में कितना मिला? डेढ़ा। सी को मिलता है डी का डेढ़ा और बी को मिलता है सी का 4 गुना, यानी कि 3 का 4 गुना कितना होगा? 12। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी को 12 यूनिट मिलता है, सी को 3 यूनिट मिलता है और डी को 2 यूनिट मिलता है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, सी और डी दोनों को कुल मिलाकर कितना मिला? आप कहोगे सर सी को मिला 3 और डी को मिला 2, यानी कि दोनों को कुल मिलाकर 5 मिला। यानी कि यहाँ पे सी प्लस डी की जो वैल्यू है वो 1 नहीं है, वो 5 यूनिट है। कितनी है? 5 यूनिट। और 5 का 3 गुना, क्योंकि ए प्लस बी को सी प्लस डी का 3 गुना मिलना है, तो 5 का 3 गुना कितना होगा मेरे भाई? 5 3 15। तो रेशो क्या बनेगा? ए प्लस बी और सी प्लस डी का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 15:5। तभी तो ये 3 गुना हुआ। क्वेश्चन की सारी शर्तें हमने सेटिस्फाई की। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए प्लस बी को सी प्लस डी का 3 गुना मिला, तो अगर सी प्लस डी को 5 यूनिट मिलता है तो ए प्लस बी को इसका 3 गुना मिलेगा, यानी कि 5 3 15। ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया कि बी को मिलता है सी का 4 गुना, तो 3 का 4 गुना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि सी को मिलता है डी का डेढ़ा। डेढ़ा का मतलब है 1.5 गुना। अगर डी को 2 यूनिट मिलता है तो सी को 3 यूनिट मिलेगा। 3 2 का 1.5 गुना है, डेढ़ा है। क्लियर हुई बात यहां तक? अब समझना बात को। आप मुझे बताओ भाई, ए प्लस बी दोनों को कितना मिला टोटल? 15 यूनिट। सी प्लस डी दोनों को कितना मिला? टोटल 5 यूनिट। तो ए बी सी और डी इन चारों को टोटल कितना मिला भाई? 15 और 5 20 यूनिट। टोटल कितना मिला? 20 यूनिट। यानी कि कुल धन कितना है मेरे भाई? कुल धन है 20 यूनिट। क्लियर होगी बात? अब यहां पे एक बात समझना कि भाई चारों को मिलता है टोटल 20 यूनिट। यहां पे कितना है? तीनों का 12 और 3 15 और 2 17, यानी कि बी सी और डी को टोटल 17 यूनिट मिला। तो फिर ए को कितना मिलेगा? तो फिर ए को कितना मिलेगा? आप कहोगे सर ए को मिलेगा 3 यूनिट। ए को कितना मिलेगा भाई? 3 यूनिट। क्वेश्चन में यही कहा गया कि ए का धन कितना होगा, ए का हिस्सा क्या होगा? आप समझना भाई, टोटल जो धन है वो कितना है? 20 यूनिट। तीनों को कितना मिलता है? 17 यूनिट। तो फिर ए को कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 3 यूनिट मिलेगा, तभी तो टोटल 20 यूनिट बैठेगा, तभी तो टोटल 20 यूनिट होगा। चारों का जो धन होगा तभी तो टोटल 20 यूनिट होगा। यहां तक बात समझ पाया आप? ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ए का हिस्सा पूछ रहा है, इसका मतलब वो 3 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे। इसका मतलब वो 3 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे। तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। है भाई, आंसर 3 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन देख लो, 4 और 4 8 1 9, ये 3 से घट जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल, इसका मतलब कोई भी संख्या 3 से तभी घटेगी अगर उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर डिजिटल सम 9 बन जाए। ठीक है। तो 6 और 2 8 1 9, डिजिटल सम 9 भी बन रहा है। ठीक है। 8 और 6 14 और 4 18। तो भाई 3 ऑप्शन है, 1440 2160 8640। ये तीनों ही ऑप्शन 3 से पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब हम 3 ऑप्शन में फंस चुके हैं, हमें सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब समझिए भाई, कुल धन कितना है मेरा? 20 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है कुल धन? क्वेश्चन में दिया गया है 14400। तो 20 यूनिट ही 14400 के बराबर है। क्या भाई? 20 यूनिट ही 14400 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 2 7 14 2 दूनी 4, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 720 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 720 है तो आप मुझे बताओ इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि 3 गुना 720, 3 0 0 और 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2160 रुपए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई ए को टोटल 2160 रुपए मिला, यानी कि आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपसे ए का हिस्सा पूछे, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि बी का हिस्सा क्या है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो 12 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 गुना 720 बी का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में सी का हिस्सा पूछता तो 3 गुना 720। इसका मतलब ए को भी कितना मिला? 2160 रुपए, तो सी को भी 2160 रुपए मिला। ए और सी दोनों बराबर हो जाते हैं। यहां से डी का पूछता तो 2 गुना 720। यह क्वेश्चन में पूछता सी प्लस डी, दोनों का टोटल सी प्लस डी, तो 5 की मल्टीप्लाई करते। ए प्लस बी का पूछता तो 15 गुना
ना 720 की मल्टीप्लाई करते। यानी कि क्वेश्चन में जो भी पूछे वही चीज हमें निकालनी है, बस लास्ट में हमें यही ध्यान रखना है कि वो पूछना क्या चाहता है। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 182 पे समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में किसी निश्चित ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। उसी धनराशि पर, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसी धनराशि पर, देखो किसी निश्चित धनराशि यानी कि जो धनराशि निश्चित थी, ठीक है, जो शुरुआत में धनराशि निश्चित की गई उसी धनराशि की बात कर रहा कि उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 है। हो जाएगा। यदि ब्याज साधारण देय हो, यदि ब्याज साधारण हो तो ब्याज की दर क्या होगी, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये साधारण ब्याज में भी पढ़ा सकता था, लेकिन ये रेशो के चैप्टर में भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन और मिश्र धन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल और मिश्र धन मतलब अमाउंट। ठीक है, तो मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात दिया गया है वो 4:5 दिया गया है। फिर बाद में कितना दिया गया है भाई, 5:7। फिर बाद में दिया गया है 5:7। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है ब्याज की दर क्या होगी। देखिए भाई क्वेश्चन में कहा गया कि किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय के लिए और निश्चित ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। फिर क्वेश्चन में यह कहा गया कि उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से 3 वर्ष अधिक के लिए, यानी कि ब्याज की दर वही है और धनराशि भी वही है। साफ साफ क्वेश्चन में यह कहा गया कि जो धनराशि शुरुआत में थी उसी धनराशि की बात कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और उसी ब्याज की दर से बात कर रहा है। ठीक है, 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाएगा। यदि ब्याज साधारण हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको यह जानना होगा कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है क्या। ठीक है भाई, मूलधन का मतलब क्या है। मूलधन का मतलब है कि किसी आदमी को उधार दिया गया धन या फिर कहो किसी आदमी से उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। अगर ब्याज की दर साधारण देय हो तो मूलधन हमेशा समान बना रहता है, मूलधन कभी चेंज नहीं होता। चाहे वो 4 साल बाद आपको पैसा लौटाए, चाहे वो 1 साल बाद आपको पैसा लौटाए, चाहे वो 10 साल बाद आपको पैसा लौटाए, यानी कि मूलधन चेंज नहीं होता। मूलधन फिक्स है, जो शुरुआत में एक बार निश्चित कर दिया मूलधन वो 10 साल बाद भी मूलधन उतना ही रहेगा, मूलधन चेंज नहीं होता। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब समझने की बात कोशिश करना भाई। देखो क्वेश्चन में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया गया भाई, 4:5 दिया गया कि मूलधन अगर 4 यूनिट है तो मिश्र धन 5 यूनिट हो जाता है। यानी कि इस 4 पर कुछ ब्याज लगा और ब्याज मूलधन में जुड़ा तो ही तो मिश्र धन बनता है। भाई मिश्र धन का मतलब क्या है, मूलधन प्लस ब्याज ही तो मिश्र धन का मतलब है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो 4 यूनिट अगर मेरा मूलधन था तो इसमें कुछ ब्याज लगा और ब्याज मूलधन में वापस ऐड हुआ तो मिश्र धन 5 यूनिट बना। क्लियर होगी बात यहां तक। किसी निश्चित समय में, हमें नहीं पता कितना समय है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया कि मूलधन 5 है, अब वो 7 हो गया। आप ये बताओ, जब क्वेश्चन में भी साफ साफ ये बात बोल दी गई कि निश्चित धनराशि पर और फिर उसी धनराशि पर, क्वेश्चन में भी ये बात कह दी गई कि मूलधन समान है, लेकिन अगर नहीं भी कहता तो ये बात हमें खुद समझनी थी कि मूलधन कभी चेंज नहीं होता अगर ब्याज साधारण देय हो। तो जो एक बार निश्चित कर दिया वही 10 साल बाद हो चाहे 15 साल बाद हो, मूलधन हमेशा समान बना रहता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे मूलधन कितना है, 4 यूनिट, यहां पे मूलधन कितना है, 5 यूनिट। क्या ये बात पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि मूलधन हमेशा समान होता है। तो आप ये बताओ क्या 4 और 5 समान है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो हमने एक बात बताई थी आपको कि जब भी किन्हीं 2 नंबरों को समान करना हो तो हमेशा उनका एलशियम ले लेते हैं, यानी किन्हीं भी 2 नंबरों को समान करने के लिए हम उनका एलशियम लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ
4 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 5 का एलसीएम होगा 20, 4 5 का एलसीएम होगा 20, यानी कि इस 4 को मुझे 20 बनाना है। इस 4 को 20 बनाने के लिए क्या करूं, पूरे रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तभी तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तभी तो 4 20 बनेगा। और आप ये जानते हो कि रेशो एक ऐसी चीज है कि आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो या किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें पूरे रेशो में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, इसको भी 20 बनाना है तो इसमें पूरे रेशियो में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, यहां तक तो मूलधन हमारा समान हो चुका, मूलधन हमारा समान हो चुका। अब ये समझना बात को भाई, पहले मिश्रधन कितना था 25, अब मिश्रधन कितना है 28, यानी कि मिश्रधन 25 से 28 हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ब्याज मिला वो कितना मिला भाई, 3 यूनिट का ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 3 यूनिट, ब्याज कितना मिला 3 यूनिट। आप ये जानते हो कि मूलधन तो समान है, मूलधन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और उसी मूलधन पर ये ब्याज मिला 3 यूनिट, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 20 रुपए पर ही 3 यूनिट ब्याज मिला। क्लियर हुई बात, ये जो ब्याज मिला वो मूलधन पर मिला, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। ठीक है, तो पहले 20 रुपए जो थे वो 25 रुपए हो गए, अब वही 20 रुपए 28 रुपए हो गए। इसका मतलब 25 से 28 होने में उसको 3 यूनिट 3 रुपए का ब्याज मिल गया। और 3 रुपए का ब्याज कितने साल, 3 वर्ष अधिक के लिए। मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है, यानी कि जो 3 यूनिट ब्याज मिला ये 3 वर्ष का मिला, 3 वर्ष, 3 यूनिट ब्याज, या फिर मैं कहूं 3 रुपए का ब्याज 3 वर्ष में मिला। ठीक है, तो 1 रुपए का ब्याज 1 वर्ष में मिलेगा भाई, 3 यूनिट ब्याज 3 वर्ष में मिला तो 1 यूनिट ब्याज 1 वर्ष में मिलेगा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 20 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए का ब्याज होगा, क्योंकि 3 यूनिट ब्याज 3 वर्ष का और 1 यूनिट ब्याज 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। तो 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 100 पर कितना, 20 पंजे 100, तो दर कितनी रही होगी मेरे भाई, दर रही होगी 5%। और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। केवल छोटा सा कंसेप्ट यही था इस क्वेश्चन में कि मूलधन हमेशा समान रहना था, मूलधन चेंज नहीं हो सकता, मूलधन फिक्स है। ठीक है भाई, ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 183, 5625 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी और सी, ए को बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि का आधा मिलता है और बी को ए और सी को प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 मिलता है, 1/4 मिलता है। तो बताइए ए और बी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम डिजिट के साथ रिपीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में ऐसा कराऊंगा आपको। ठीक है, समझिए, क्वेश्चन में कहा गया कि ए को बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि का आधा, ए को बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि का आधा मिलता है, यानी कि बी और सी को जो भी धन मिलता होगा उसका आधा मिलता है ए को। यानी कि मैं मान लेता हूं कि बी और सी को 2 यूनिट मिलता है, तो 2 का आधा 1 यूनिट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। क्लियर हुई बात यहां तक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी को ए और सी को प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 मिलता है। क्वेश्चन में अब ये कह रहा है कि जो बी है, बी को मिलता है ए और सी का 1/4, ए और सी को प्राप्त होने वाली राशि का 1/4। क्लियर होगी बात, यानी कि ए और सी को कुछ भी मिलता हो, कुछ भी धन मिलता हो, उसका चौथा हिस्सा बी को मिलता है, उसका चौथा हिस्सा किसको मिलता है, बी को मिलता है। तो मैं मान लेता हूं कि ए और सी को मिलता है 4 यूनिट, तो 4 का 1/4 भाग कितना होगा, 1 यूनिट। तो यानी कि बी और ए प्लस सी में जो रेशो बनेगा वो 1:4 बनेगा। ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है भाई। ठीक है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी यूज नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है। ठीक है भाई,
तो बताइए ए और बी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ए और बी को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। आप समझने की कोशिश करना। आप मुझे एक बात बताओ, ए को कितना मिलता है 1 यूनिट, बी और सी को कितना मिलता है 2 यूनिट। तो मैं यहां से ये कहूं कि भाई तीनों को कुल कितना मिलता है, तीनों का धन कुल कितना है। आप कहोगे सर ए बी और सी 3 लोग हैं, 3 प्राणी हैं, इन तीनों का कुल धन यहाँ पे कितना है 3 यूनिट है। क्लियर होगी बात। यहां भी वही 3 प्राणी है ए बी और सी, इन तीनों का कुल धन यहाँ कितना है भाई 4 और 1 5 यूनिट है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तीनों का कुल धन एक जगह 3 यूनिट हो जाए और एक जगह 5 यूनिट हो जाए। आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों का कुल धन समान रहना चाहिए। ठीक है, तीनों का कुल धन क्या रहना चाहिए भाई, समान रहना चाहिए। ये कितना है 3, ये कितना है 5। तो जब भी हम किन्हीं दो नंबरों को इक्वल करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 5 का एलसीएम होता है 15। तो इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे रेशियो में। और आप ये जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 की। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहां पे करोगे 3 चौक 12 और 3 एकम 3। तो आप ये देखोगे कि अभी भी 5 10 में रेशियो वही है 1 2 का, अभी भी 3 12 में रेशियो वही है 1 4 का। और क्वेश्चन में ये कहा था a को इसका आधा मिलेगा, तो 10 का आधा 5 ही है, 12 का 1/4 3 है। तो यानी कि क्वेश्चन अब भी सेटिस्फाई है कि नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने एक काम कर दिया। अब तीनों का कुल धन यहाँ भी 15 यूनिट है, तीनों का कुल धन यहाँ भी 15 यूनिट है। और आपसे पूछना चाहता है ए और बी का कुल हिस्सा क्या है। तो ए को कितना मिला मेरे भाई 5 यूनिट और बी को कितना मिला 3 यूनिट, यानी कि ए और बी इन दोनों को टोटल कितना मिला 8 यूनिट। तो इसका मतलब वो आपसे 8 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है, 8 यूनिट की वैल्यू। तो आंसर वही होगा जो 8 का मल्टीपल होगा। तो आप मुझे बताओ क्या 4508 से कटेगा है भाई, क्या 4508 से कटेगा। आप कहोगे सर नहीं 4508 से नहीं कटता। 8 दूनी 16 55 55 8 6 48, ये भी 8 से नहीं कटता। ठीक है भाई 2350, 8 दूनी 16 4 3 7 75, ये भी 8 से नहीं कटता। इसका मतलब आंसर तो केवल एक ही ऑप्शन है 3000। तो आपका जो जवाब होगा वो 8 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन 8 का मल्टीपल था जो कि 3000 है। ठीक है, अब समझना बात को भाई। मुझे क्या चाहिए 8 यूनिट की वैल्यू, 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन में कुल धन कितना दे रखा है 5625। कुल धन कितना है मेरे भाई 5625। यहाँ पे एबीसी का कुल धन कितना है 15, यहाँ पे एबीसी का कुल धन कितना है 15। इसका मतलब 15 यूनिट ही 5625 के बराबर है, 15 यूनिट ही 5625 रुपए के बराबर है। भाई ए बी सी तीनों का ही तो कुल धन 5625 है, तो यहां पे भी तो तीनों का कुल धन 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट ही 5625 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 15 तिये 45, 15 चौका 60, 15 तिये 45, कितना बच गया 112, 15 सत्ते 105, कितना बच गया भाई 15 पंजे 75। ठीक है भाई 15 पंजे 75, 15 तिये 45 हो गया, 11 15 सत्ते 105, कितना बच गया 7, 15 पंजे 75। तो 1 यूनिट 375 रुपए के बराबर। आपसे पूछना चाहता था 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 गुणा 375, तो 8 पंजे 40, 4 8 सत्ती 56 और 4 60, 6 8 3 24 6 3000। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई 3000। तो ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प क्वेश्चन था, जिसको कहते हैं दिलचस्प। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए भाई आज जो क्लास होगी वो रेशियो की बिल्कुल लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम रेशियो में एक भी क्लास नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 23 क्लास को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि रेशियो में कुछ बच जाएगा। ठीक है, इन 23 क्लास को पढ़ लो। अगर रेशियो में से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 समान लंबाई की मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती है। पहली मोमबत्ती की खपत 7 घंटे में तथा दूसरी मोमबत्ती की खपत 6 घंटे में होती है।
यदि दोनों मोमबत्तियों की जलने की दर एक समान हो तो जलने के कितने घंटे बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 3:1 रह जाएगा। यानी कि मोमबत्ती जली नहीं पूरी, जलने के कुछ घंटे बाद जो दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात है वो 3:1 रह जाता है। ठीक है, तो वो आपसे यही पूछना चाहता है कि कितने घंटे बाद 3:1 रहता है, यानी कि आपसे वो समय पूछना चाहता है। ठीक है भाई, और यही सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के साथ डिजिट चेंज करके पूछा गया है कई बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको कराने के लिए फर्जी तरीके यूज करते हैं, मतलब ट्रिक यूज करते हैं, लेकिन वो जो ट्रिक है वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। मतलब अगर आप डेली उस ट्रिक को पढ़ोगे तो आप याद रख पाओगे उस ट्रिक को, मतलब रटने वाली चीज है, कोई चीज समझने वाली नहीं है ट्रिक में। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को कराऊंगा और बेसिक से भी बहुत आसान बनेगा, और जो ट्रिक बनती है वो बेसिक से ही बनती है। ठीक है भाई, बेसिक से बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो समान लंबाई की मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती है। पहली मोमबत्ती खपत 7 घंटे में, पहली जो मोमबत्ती है वो 7 घंटे में, पहली मोमबत्ती खपत 7 घंटे में तथा दूसरी मोमबत्ती खपत 6 घंटे में होती है। दूसरी मोमबत्ती खपत कितने घंटे में भाई? 6 घंटे में। यदि दोनों मोमबत्तियों की जलने की दर एक समान हो तो जलने के कितने घंटे बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 3:1 रह जाएगा। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया है, वो अपना आप में बहुत भारी शब्द है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो समान लंबाई की मोमबत्तियां, यानी कि दोनों की जो लंबाइयां है, दोनों की लंबाइयां समान है। क्लियर हुई बात? अब समझना, पहली वाली मोमबत्ती और दूसरी वाली मोमबत्ती, उन दोनों की लंबाइयां तो समान है ही। पहली मोमबत्ती की जो खपत है वो 7 घंटे में होती है और दूसरी मोमबत्ती जो खपत है वो 6 घंटे में होती है। अगर दोनों की लंबाइयां समान है तो मैं क्या करूंगा, 7 और 6 का एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा भाई? 7 और 6 का एलसीएम होगा 42 यूनिट। तो मैं मान के चलता हूं कि जो ये मोमबत्तियां है उनकी जो लंबाइयां है वो 42 यूनिट की है, कि पहली मोमबत्ती भी 42 यूनिट की और दूसरी मोमबत्ती भी 42 यूनिट की। ये एलसीएम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दोनों की लंबाइयां समान है, तो समान है तो दोनों का ये एलसीएम ले लो। तो 42 यूनिट में मान के चलता हूं कि दोनों मोमबत्तियों की जो लंबाई है वो 42 यूनिट है। अब समझना, पहली मोमबत्ती 7 घंटे में पूरी जल जाती है, तो फिर 1 घंटे में कितनी जलेगी भाई? 1 घंटे में कितनी जलेगी? 7 × 42, तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में वो 6 यूनिट जलेगी। अगर दूसरी मोमबत्ती यानी कि जो 42 यूनिट की है वो 42 यूनिट की मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जल जाती है, तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितनी जलेगी? आप कहोगे सर 6 × 7 = 42, तो 1 घंटे में जो जलने की दर है इसकी 7 यूनिट है। क्लियर हुई बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटे में जलने की दर 6 यूनिट और दूसरी मोमबत्ती की 1 घंटे में कितने जलती है? 7 यूनिट। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दोनों मोमबत्तियों की जलने की दर एक समान हो तो जलने के कितने घंटे बाद दोनों की लंबाई का अनुपात 3:1 रह जाएगा। अब समझिए, अब आप समझिए, यहां पे मैं मान के चलता हूं कि दोनों T घंटे तक एक साथ जलाई गई, T घंटे तक एक साथ जलाई गई। अगर 1 घंटे में पहले वाली मोमबत्ती 6 यूनिट जलती है और दूसरी मोमबत्ती 7 यूनिट जलती है, तो मेरे भाई T घंटे में पहली मोमबत्ती 6 यूनिट जलेगी और दूसरी मोमबत्ती 7 यूनिट जलेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब समझना, अगर पहली वाली मोमबत्ती भी 42 यूनिट की है तो 42 यूनिट में से T घंटे में कितनी जल चुकी भाई? 1 घंटे में 6 जलती है कि नहीं? तो T घंटे में 6T नहीं जल जाएगी, T घंटे में 6T जल जाएगी। यानी कि पहली मोमबत्ती की लंबाई अगर 42 यूनिट है तो 42 में से वो 6T यूनिट जल चुकी, तो शेष कितनी बची भाई? 42 - 6T, 42 - 6T बची ना। ठीक इसी प्रकार अगर दूसरी मोमबत्ती की लंबाई भी 42 यूनिट है और दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 7 यूनिट जलती है, और मैं ये निकाल लेता हूं कि T घंटे में कितनी जलेगी, तो T घंटे में चलेगी 7T। T घंटे में कितनी जलेगी? 7T। तो 1 घंटे में 7, तो T घंटे में जलेगी भाई 7T। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी मोमबत्ती 42 यूनिट की है
42 में से 7 टी घंटे में 7 टी यूनिट जल चुकी, तो शेष कितनी बची भाई? 42 माइनस 7 टी बची। तो ये शेष लंबाई का अनुपात है 42 माइनस 6 टी बटा 42 माइनस 7 टी। इन दोनों मोमबत्तियों की शेष लंबाई का अनुपात आ गया ये चीज, जबकि शेष लंबाई का अनुपात कितना है भाई? 3:1 क्वेश्चन में दिया गया है। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3/1 यानी कि 3:1 के। तो क्या आप यहां से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 126 माइनस 21 टी बराबर 42 माइनस 6 टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 टी जब इधर जाएगा तो 21 में से 6 घटाओगे तो 15 टी बचेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल 15 टी। ये चला गया इधर। अब 126 में से 42 को घटाओगे, 6 में से 2 गए 4 और 12 में से 4 गए 8, तो कितना है? 84। और आपसे यही तो पूछना चाहता है कि कितने घंटे बाद, यानी कि वो टी घंटे बाद ही पूछना चाहता है। मैंने मान लिया कि टी घंटे बाद ये अनुपात रह जाता है 3:1, तो यानी कि टी की वैल्यू पूछ रहा है, टी की वैल्यू ही हमें निकालनी है, ठीक है भाई। तो t बराबर 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 ज्यादा हो जाएगा, 15 पंजे 75, 5 और 4 9, 9/15। तो यानी कि जब मैंने 15 से इसको डिवाइड किया तो 5 सही 9/15 घंटे आया, और 5 घंटे प्लस 9/15 घंटे, ये 9/15 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 60 के मल्टीप्लाई करोगे, 15 चौका 60 और 4 9 36। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 घंटे 36 मिनट, और यही सवाल का उत्तर है, और यही आपसे वो जानना चाहता है, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत दिलचस्प सवाल है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन का, वरना और भी अर्जी फर्जी तरीके हैं, उसको आप यूज करोगे समझ भी लोगे, लेकिन ज्यादा दिन तक आप उसको टिकाऊ नहीं रख सकते, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185 भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बहुत सरल सवाल था ये और काफी इंपॉर्टेंट भी था। क्वेश्चन नंबर 185 को समझते हैं भाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़का और लड़की एक पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया और लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, ठीक है। तो बताइए लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो समझिए फिर कैसे करना है। देखिए एक लड़का और लड़की एक पेंसिल से खेल रहे थे भाई, मान के चलो ये पेंसिल है। एक लड़का और लड़की एक पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया और लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। यानी कि लड़की ने जो पेंसिल को तोड़ा एक बड़े भाग में और एक छोटे भाग में तोड़ा। इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि ये बड़ा भाग होगा यहाँ पे और ये इतना ऐसा बड़ा भाग है और ये छोटा हिस्सा है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अगर मैं बड़े भाग को थोड़ी देर के लिए x मान लूं और छोटे भाग को y मान लूं तो अनुपात x अनुपात y बनेगा, अनुपात x अनुपात y बनेगा। या फिर मैं ये कहूं, ये बात कहूं कि अगर मैं y से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो x बटा y अनुपात 1, x बटा y अनुपात 1। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल हो जाएंगे, एक x और एक y। अगर मैं 2 वेरिएबल लेकर चलता हूं तो मुझे x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं छोटे भाग को 1 यूनिट मान लूं पहली और बड़े भाग को मैं x मान लूं, यानी कि एक ही वेरिएबल मान लूं, ताकि मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। है भाई, ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं, जरूरी थोड़ा ही है कि 2 भागों में तोड़ा तो x y ही मानोगे, एक भी तो मान सकते हो। एक भाग को मैंने मान लिया कि जो छोटा भाग है वो कितना है भाई, 1 यूनिट है। छोटा भाग कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट है। अगर छोटा भाग 1 यूनिट है तो बड़ा भाग मैं मानता हूं x यूनिट।
कि बड़ा भाग की जो लंबाई होगी वो x यूनिट होगी। क्लियर होगी बात यहां तक? क्या आप मेरी बात को समझे कि मैंने दो वेरिएबल ना लेकर एक सिंगल वेरिएबल क्यों लिया? वो इसलिए लिया ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक ही इक्वेशन बने, एक ही वेरिएबल बने और हम x की वैल्यू आराम से निकाल ले। ठीक है भाई, तो इसलिए मैंने एक ही वेरिएबल में लिया। तो समझिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। मैंने हमेशा एक ही बात कही है, हमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसा वैसा काम करना है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन में दिया गया कि लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया और लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है। इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। पूरी पेंसिल का यानी कि x+1। पूरी पेंसिल क्या होगी भाई? x+1। पूरी पेंसिल x+1 और बड़ा टुकड़ा क्या है? x, यानी कि पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया कि लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है। इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है, यानी कि x/1 कि x/1 या x/1 बात तो एक ही है कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो पूरी पेंसिल का यानी कि x+1 का बड़े टुकड़े के साथ है। ठीक है, जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। यानी कि क्वेश्चन में ये बात दे रखी बराबर। क्वेश्चन में कहा वही अनुपात है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, समान है। ठीक है, देखिए यहां पे x की वैल्यू जो भी रही होगी लेकिन अंश x+1 है, यानी कि x से बड़ा है। यानी कि अंश जो होगा वो हर से बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा है। समझ गए बात को? 1 से बड़ा है तो x 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो x² बराबर x+1। जब मैं इसको बराबर के इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का x और ये माइनस का 1 बराबर 0। तो ये कैसी इक्वेशन बनी मेरे भाई? ये इक्वेशन बनी द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर होगी बात? और द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बचपन में बहुत सॉल्व किया। ठीक है, वो सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, श्रीधराचार्य नियम। एक नियम था, रूल था, श्रीधराचार्य नियम। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। ये श्रीधराचार्य नियम है, माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और ये रूट में और अपॉन में 2a। ये है श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक के ऐसे फैक्टर नहीं कर सकता जिनका अंतर 1 आ जाए। ठीक है, एक के ऐसे फैक्टर नहीं है जिनका अंतर 1 आ जाए। तो द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य नियम से ही सॉल्व करेंगे। अब समझना यहाँ पे b की जो वैल्यू कितनी है? -1। देखो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसके साथ तुलना करते हैं। यहां से a की वैल्यू कितनी होगी भाई? x² का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? a और यहाँ पे कितना है x² का कोएफिशिएंट? 1। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? b। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? -1। तो b की वैल्यू -1 है। ठीक है, इसी तरह c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई? c की वैल्यू यहाँ पे -1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू आप अच्छे से निकाल सकते हो। लेकिन इतना आप जानते हो, मैं मानता हूँ कि आप 12th तो करके कम से कम आए होंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाती हर बार। ठीक है, तो अब समझिए। तो यहाँ से द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे श्रीधराचार्य नियम से, तो माइनस के b और यहाँ पे b की वैल्यू -1 है तो प्लस हो जाएगी, +1 हो जाएगा, यानी कि +1। ठीक है, प्लस माइनस b² यानी कि माइनस का 1 का स्क्वायर 1 -4ac माइनस के 1 यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 1 5। ये कितना हो गया? 4 और 1 5। ये ब्रैकेट में कितना बचेगा भाई? 5। ये ब्रैकेट में बचेगा 5 और ये +1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अपॉन 2a a की वैल्यू कितनी है? 1, तो अपॉन 2।
अब जो पेंसिल होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, उसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ कभी भी पेंसिल की नेगेटिव तो होती नहीं। तो अगर नेगेटिव नहीं होती पेंसिल की लेंथ तो भाई ये माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो 1 प्लस √5/2, क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, x की वैल्यू √5 + 1 और बटे 2, और 2 उधर चले जाएगा, 2 उधर चले जाएगा तो अनुपात क्या बनेगा भाई, ये बनेगा √5 + 1, √5 + 1 अनुपात 2, ठीक है। ये आंसर इस सवाल का हुआ। कौन सा ऑप्शन है भाई, √5 + 1 अनुपात 2, यानी कि सी ऑप्शन आपका जवाब है, ठीक है। तो पेंसिल जो टूटी वो इस रेशियो में टूटी भाई। उम्मीद करता हूँ इस आसान से सवाल को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर मैं 2 वेरिएबल को लेकर करता क्वेश्चन को तो बहुत टिपिकल हो जाता, क्वेश्चन हार्ड हो जाता, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186। एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यदि केवल 4 डब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो इसकी चाल 50/9 मीटर प्रति सेकंड है। ज्ञात करें इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है डाटा चेंज करके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, बस डाटा चेंज कर दिया और यहाँ पे स्पीड कुछ और दे दी, यहाँ स्पीड कुछ और दे दी, मतलब डाटा चेंज कर करके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो समझिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। देखिए, एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। यानी कि एक इंजन है, अगर उसके साथ कोई भी डब्बा नहीं है, डब्बे को अंग्रेजी में बोलते हैं वैगन्स, ठीक है। W से मैं डिनोट करूंगा डब्बे को, ठीक है। क्वेश्चन में कहा कि एक इंजन बिना किसी डब्बे के, यानी कि जब डब्बा यानी कि वैगन्स 0 है, जब डब्बा बिल्कुल 0 है, कोई भी डब्बा इंजन के साथ नहीं है, ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी है इंजन की, 20/3 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड है इसकी 20/3 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। ट्रेन की गति में कमी, अब क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रेन की जो गति में कमी है इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। समझिए इस बात को, ट्रेन की गति में कमी, मैं डेल्टा एस से डिनोट कर रहा हूं कमी को, डेल्टा एस यहां पर लिख देता हूं, डेल्टा एस। ट्रेन की गति में कमी डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। डब्बों की संख्या यानी कि वैगन्स के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है भाई। यदि केवल 4 डब्बे इंजन से जुड़ते हैं, अब क्वेश्चन में कहा गया कि डब्बे कितने हैं, 4 डब्बे कितने हैं, 4। जब डब्बे 4 जुड़ते हैं इंजन से तो इसकी चाल 50/9 मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल कितनी हो जाती है भाई, 50/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो ज्ञात करें इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। केवल इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई कि अगर इंजन के साथ कोई भी डब्बा मौजूद नहीं है तो इंजन की जो स्पीड है वो 20/3 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इंजन के साथ में 4 डब्बे जोड़ दूं तो स्पीड 50/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और इंजन में जो स्पीड की जो कमी है, मतलब ये कहा ना क्वेश्चन में कि गति में कमी, इंजन ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े हुए डब्बों के वर्गमूल के अनुक्रमानुपात है। इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में ये बात पूछना चाह रहा है कि इंजन अधिकतम कितने डब्बों को खींच सकता है। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा कि जो ट्रेन की गति में कमी आई वो डब्बों के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक नियतांक लगा दूं, डेल्टा एस बराबर के इंटू वैगन्स का वर्गमूल यानी कि डब्बों का वर्गमूल, ठीक है। तो आप समझना भाई, जब डब्बे 0 थे तब स्पीड कितनी थी, 20/3 मीटर प्रति सेकंड। जब हमने डब्बे 4 लगाए तब स्पीड कितनी होगी, 50/9 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि कमी कितनी आई भाई, कमी कितनी आई,
अगर इसमें भी मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं हर में, तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई कर दूं अंश और हर में, तो 20 3 60, 60/9, यानी कि 60 में से 50 गए 10, 10/9, यानी कि 10/9 मीटर प्रति सेकंड की कमी आ जाती है। क्लियर होगी बात? कब आई ये कमी? ये कमी तब आई जब हमने 4 डब्बे यूज किए, तो 10/9 मीटर प्रति सेकंड की कमी आ जाती है। 10/9 मीटर प्रति सेकंड की कमी आ जाती है जब हमने 4 डब्बे यूज किए इंजन के साथ। ठीक है, तो यहां से मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा। इस √4 का मतलब क्या है? 2, और 2 से कितनी बार घटेगा भाई? ये 5 बार। तो k की वैल्यू कितनी आई भाई? यहां से 5/9। k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 5/9। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि डब्बे जब 0 थे इंजन के साथ, जब डब्बे थे नहीं तो स्पीड कितनी थी इंजन की? 20/3 मीटर प्रति सेकंड। जब इंजन के साथ हमने 4 डब्बे जोड़े तब स्पीड इंजन की कितनी? 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो इंजन की स्पीड में कितनी कमी आई? वो कमी आई 10/9 मीटर प्रति सेकंड की। कब आई ये कमी? जब हमने 4 डब्बे यूज किए इंजन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन की गति में जो कमी है वो डब्बों के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो मैंने क्या कर दिया? एक k नियतांक लगा दिया ताकि मैं इस साइन को हटाकर बराबर लग दूं। ठीक है, तो इंजन की गति में कमी है 10/9। डब्बे कितने यूज किए? 4 डब्बे यूज किए। तो यहां से मैंने k की वैल्यू निकाल ली कि k की वैल्यू 5/9 है। क्लियर हुई बात? यहां तक क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है इंजन। ठीक है, अब समझिए, हमें निकालना यह है कि डब्बे यानी कि वैगन्स कितने खींच सकता है अधिकतम। ठीक है, तो मैं यहां से ये निकाल लूंगा कि इंजन की जो स्पीड है वो 0 कब होगी? इंजन की स्पीड है वो 0 कब होगी? 0 मीटर प्रति सेकंड कब होगी? मैं ये निकालना चाहूंगा यहां से। ठीक है, इंजन की स्पीड 0 कब होगी, यानी कि कितने डब्बों के साथ इंजन बिल्कुल 0 चलना बंद कर देगा, बिल्कुल थम जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो कितने डब्बों के साथ इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी, मैं ये निकालूंगा ऐसे। ठीक है, समझिए अब यहां तक आप ये बताओ कि जब डब्बे 0 थे तब स्पीड कितनी थी भाई इंजन की? 20/3। अब कितने डब्बे में यूज करूं कि इंजन की स्पीड 0 हो जाए, यानी कि यहां पे कमी कितनी है भाई? 20/3 - 0 यानी कि 20/3 मीटर प्रति सेकंड की कमी आ गई इंजन की स्पीड में। क्लियर होगी बात? यहां तक इंजन की स्पीड में कितनी कमी आई? 20/3 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहां से मैं निकालता हूं 20/3 मीटर प्रति सेकंड बराबर, इसी इक्वेशन को पकड़ लो। ठीक है, इस k की वैल्यू कितनी है भाई? 5/9। k की वैल्यू है 5/9 और w की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहां से समझना बात को भाई, 3 तिये 9, 5 चौक 20, 4 तिये 12, यानी कि 12 बराबर w का वर्गमूल। ठीक है, यानी कि यहां से दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहां से w की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 144। तो मैं कह सकता हूं कि जब इंजन के साथ 144 डब्बे है, जो या इंजन के साथ 144 डब्बे जोड़ते हैं तब इंजन की गति 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 144 डब्बों के साथ इंजन की गति 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इसका मतलब 144 में से 1 कम कर दो, 143, यानी कि 143 डब्बों के साथ इंजन कुछ न कुछ स्पीड के साथ चलेगा जरूर, 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये इंजन टोटल 143 डब्बों को खींच सकता है। 144 - 1 यानी कि 143 डब्बों को खींच सकता है, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, दोबारा फिर से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब डब्बे 0 है इंजन के साथ तो इंजन की स्पीड है 20/3 मीटर प्रति सेकंड, और जब डब्बे हमने 4 लगाए इंजन के साथ तब स्पीड कितनी है? 50/9 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ट्रेन की गति है वो डब्बों के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो डेल्टा एस बराबर के एक नियतांक है और डब्ल्यू का वर्गमूल। क्लियर होगी बात?
तो यहां से ये बताओ 20/3 और 50/9 यानी कि इंजन की स्पीड में कितनी कमी आई? 10/9 मीटर प्रति सेकंड की कमी आई जब हमने 4 डब्बे इंजन के साथ जोड़े। तो यहां से मैंने के की वैल्यू निकाल ली भाई, 10/9 बराबर के, डब्ल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5/9। अब मैं ये निकालना चाहूंगा कि ऐसा इंजन के साथ मैं कितने डब्बे जोड़ूं कि इंजन की स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाए। इंजन की स्पीड कितनी हो जाए? जीरो। तो मैं यहां से निकालता हूं कि कितने डब्बे जोड़ूं। तो मैंने क्या किया, जब इंजन के साथ 0 डब्बे है तो स्पीड 20/3 मीटर प्रति सेकंड। इंजन के साथ अब कितने डब्बे जोड़ूं कि स्पीड 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाए? तो 20/3 और -0, तो अंतर कितना है भाई 20/3। इस इक्वेशन से डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 20/3, के की वैल्यू कितनी है 5/9, डब्ल्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो डब्ल्यू बराबर आ गया 144। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इंजन के साथ मैं 144 डब्बे अगर जोड़ दूं तो इसका मतलब इंजन की जो स्पीड हो जाएगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि इंजन बिल्कुल थम जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर होगी बात? अगर मैं एक डब्बा कम कर दूं तो 143 डब्बों पर कुछ ना कुछ स्पीड के साथ इंजन चलता रहेगा, ठीक है। इंजन की स्पीड बिल्कुल जीरो नहीं होगी क्योंकि जीरो 144 डब्बों के साथ होती है। क्लियर होगी बात? तो अधिकतम कितने डब्बे खींच पाएगा फिर इंजन? 143 डब्बे। और यही इस सवाल का उत्तर है। सेम लैंग्वेज के साथ डाटा चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, तरीका सबसे बेस्ट यही है और इस क्वेश्चन का तरीका कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि C1, C2, C3, C4 और C5 5 कंपनियां हैं। C1, C2, C3 द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 9:10:8 है, जबकि C2, C4, C5 द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 18:19:20 है। यदि C5, C1 द्वारा प्राप्त लाभ का अंतर 19 लाख रुपए है तो सभी कंपनी द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। समझिए भाई, टोटल क्वेश्चन में 5 कंपनियां दी गई है, C1, C2, C3, C4 और C5, ठीक है भाई। और क्वेश्चन में दिया गया है कि C1, C2, C3 का जो प्राप्त लाभ का अनुपात है 9:10:8 है, 9:10:8 है। क्लियर होगी बात? C2, C4 और C5 द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 18:19:20 है। C2 कितना दिया? C2 का 18 और C4 का कितना दिया? 19। C4 का दिया भाई 19 और C5 का कितना दिया? 20। C5 का दिया हुआ है 20। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में एक चीज और दी गई कि C5 और C1 द्वारा प्राप्त लाभ का जो अंतर है वो 19 लाख रुपए है, तो सभी कंपनी द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करे। सभी यानी कि टोटल लाभ पूछना चाहता है, टोटल प्रॉफिट कितना है आपसे ये पूछना चाहता है, ठीक है। अब समझिए भाई, मैंने पहली दूसरी क्लास में आपको रेशो मर्ज करना सिखाया था और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी रेशो को मर्ज करना होता है तो हमेशा हम कॉमन रेशो पर फोकस करते हैं। कहा था कि नहीं है भाई? कहा था। तो समझिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट रेशो को मर्ज करना है, जस्ट रेशो को मर्ज करना है। तो सबसे पहले ये बात बताओ कॉमन रेशो क्या है? तो आप कहोगे सर C2 की वैल्यू 10 दे रखी है और C2 की वैल्यू 18 दे रखी है, यानी कॉमन रेशो तो C2 है भाई। कॉमन रेशो तो C2 है क्योंकि C2 की वैल्यू ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि C2 की वैल्यू एक जगह 10 बोल दे और C2 की वैल्यू एक जगह 18 बोल दे, तो ये बात तो सरासर बिल्कुल गलत है। क्लियर होगी बात? तो C2 तो एक ही कंपनी है तो इसका मान भी, इसकी वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए, दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप ये बताओ 10 और 18 को मुझे इक्वल बनाना है और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी दो नंबरों को इक्वल बनाना हो तो हमेशा हम उन दो नंबरों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से हम इक्वल करते हैं। तो 10 और 18 का एलसीएम क्या होगा भाई? 10 और 18 का एलसीएम होगा 90 भाई। 10 और 18 यानी कि एलसीएम का मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर जो 10 के भी पार्टे में आता हो और 18 के भी पार्टे में आता हो, यानी कि दोनों से कट जाए और छोटे से छोटा हो। तो 10 और 18 का एलसीएम कितना है? 90।
तो इस 10 को मुझे 90 बनाना है, तो मैं इस पूरे रेशियो में 9 की मल्टीप्लाई कर दूंगा है भाई, तभी तो 10 नंबर 90 बनेगा। इस 18 को मुझे 90 बनाना है, तो मैं इस पूरे रेशियो में 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो 18 पंजे 90 बनेगा। तो यानी कि ऊपर मैंने 9 से मल्टीप्लाई की, नीचे वाले रेशियो में मैंने 5 से मल्टीप्लाई की। और आप ये जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुई बात? अब समझिए भाई, 9 की मल्टीप्लाई करोगे 9 9 81, 9 ढाई 90 और 18 पंजे 90, यानी कि C2 यहां भी 90 हो गया, C2 यहां पे भी 90 हो गया। क्लियर होगी बात? ठीक है। C3 9 ठे 72, C3 की वैल्यू 9 ठे 72। क्लियर। C4 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100। तो यहां से मैंने C1 C2 C3 C4 C5 यानी कि पांचों कंपनियों के जो लाभ का रेशियो है वो निकाल लिया, 81 अनुपात 90 अनुपात 72 अनुपात 95 अनुपात 100। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है? आपसे पूछा है सभी कंपनी द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करे, यानी कि वो सभी कंपनी के द्वारा प्राप्त लाभ पूछना चाहता है, तो सभी कंपनी के द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करे। अब समझना बात को। क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि C5 और C1 द्वारा प्राप्त लाभ का अंतर 19 लाख है। आप ये बताओ कि C1 को जो लाभ हुआ, पहली कंपनी को जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 81 यूनिट। और C5 को जो लाभ हुआ यानी कि पांचवी कंपनी को जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 100 यूनिट। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 19 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का है? 19 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या कहा, एग्जामिनर ने क्या कहा कि नहीं भाई 19 लाख का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि 19 यूनिट ही 19 लाख के बराबर है। 19 यूनिट ही 19 लाख के बराबर है। अगर 19 यूनिट 19 लाख के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख के बराबर है। आप कहोगे सर बिल्कुल 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख के बराबर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो सभी कंपनी द्वारा कुल लाभ ज्ञात करो, यानी कि सभी कंपनी पांचों का कुल इकट्ठा लाभ पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो पांचों का कुल इकट्ठा लाभ कितना है? 21 प्लस 90 प्लस 72 प्लस 95 प्लस 100, यानी कि सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद टोटल जो लाभ आया वो 438 यूनिट आया। कितना है भाई? 438 यूनिट। 438 यूनिट यानी कि कुल लाभ कितना हुआ यहाँ पे? 438 यूनिट। और आप ये जानते हो 19 यूनिट 19 लाख के बराबर है, 1 यूनिट 1 लाख के बराबर होगा। तो 438 यूनिट 438 लाख के बराबर होगा। 438 लाख के बराबर होगा। लेकिन समस्या ये है ऑप्शन में लाख में, ऑप्शन लाख में नहीं है, करोड़ में है। अगर करोड़ में है तो क्या आप 438 लाख को 4.38 करोड़ नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। और भाई आज इसी क्वेश्चन के साथ, इसी क्लास के साथ, क्लास नंबर 23 के साथ हम रेशियो को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। अब रेशियो में कोई भी क्लास नहीं होगी। टोटल मैंने 23 क्लास पढ़ाई और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। ठीक है। और ये भी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी विविध सवालों का हल मैंने कराया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस क्लास में लेकर आया हूँ। ठीक है भाई। बाकी जो अगली क्लास होगी वो अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम, पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप को भी मैं बिल्कुल रेशियो की तरह ही बिल्कुल 0 लेवल से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तब तक आप रेशियो की सभी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है। एक बार अगर आपने ये सारी क्लास पढ़ ली तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपका हर एक टाइप को मैं कवर करके चला हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे वो कितना भी छोटा एग्जाम हो या कितना भी बड़ा एग्जाम हो। ठीक है। सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को इन वीडियो में लेकर आया हूं, ताकि हर बच्चा चीज़ों को समझे। और बहुत धीरे धीरे मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है भाई। और उन बच्चों को भी टारगेट करके मैं
पढ़ा रहा था। जो बच्चा पहली बार ही 12th करके मतलब कंपटीशन के फील्ड में आया है, तो उन्हीं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक चीज़ को 2 बार रिपीट करके ही पढ़ा रहा था। ठीक है, बाकी ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टाटा, सी यू।